नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने पूर्व सीएम सिद्धार्थ मैया पर जिम्दम का निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएफआई के लोगों को छुड़ाने का काम सिद्धार्थ मैया ने किया है। और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी है जिसके सिद्धार्थ मैया साहब कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। क्या काम किया? 175 पीएफआई के केसेस को वापस लेने का काम। क्या काम किया? 1700 पीएफआई एक्टिविस्ट को जेल से छुड़ाने का काम। हमारे कांग्रेस पार्टी के डीके शिव कुमार हैं, वो कुकर ब्लास्ट में जो लोग इसके दोषी थे उनको डिफेंड करने का काम है। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भतीजे अजित पवार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचकर दोनों के बीच चल रही अनबन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुंबई के जिमखाना में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में दोनों नेता एक साथ नजर आए। एनसीपी के इन दो नेताओं के अलावा सुप्रिया सुले, दिलीप वालसे पाटिल और जितेंद्र आभार समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मंगलवार को अजित पवार शरद पवार के साथ अनबन को लेकर पूछे गए सवाल से किनारा करते दिखे। उन्होंने इस दौरान कहा कि मीडिया जानबूझकर ऐसी खबरों को फैला रही है। इस तरह की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। मैं एनसीपी के साथ था, हूं और रहूंगा। एनसीपी के साथ आगे भी मैं बना रहूंगा। इन सब के बीच शरद पवार ने माफिया अतीक अहमद की हत्या को लेकर इशारों में यूपी सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है। पवार ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि अगर सत्ताधारी ताकतें संविधान और कानून की अनदेखी कर कदम उठाने की आदत डाल लेंगे तो हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कानून और संविधान को भूलकर कानून को हाथ में लेकर कदम उठाने की बात कही जाती है और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें, पिछले सप्ताह शरद पवार और अजित पवार के बीच अनबन की खबर तब सामने आई जब अजित पवार ने एकाएक अपनी बैठक रद्द कर दी थी और इसके बाद उन्होंने बीजेपी और सीएम शिंदे को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे कयास लगाए जाने लगे कि वो अब बीजेपी के और शिंदे गुट के प्रति झुकाव रख रही हैं। तो बता दें कि बीजेपी में शामिल अटकलों को खारिज कर दिया है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में माहौल गर्मा गया है। तो बता दें कि बीजेपी में शामिल होने की खबरें जिस तरीके से सामने आ रही थी उनको खारिज कर दिया गया है। इफ्तार पार्टी में पहुंचे हैं और यूपी सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बीजेपी में मैं शामिल हो रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन अफवाहों को उन्होंने सिरे से नकार दिया है। शरद पवार के साथ इफ्तार पार्टी में अजित पवार नजर आए हैं। बीजेपी में शामिल अटकलों को खारिज कर दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भतीजा अजित पवार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचकर दोनों के बीच चल रही अनबन की खबरों को सिरे से खारिज किया है। मुंबई के जिमखाना में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में दोनों नेता एक साथ नजर आए हैं। एनसीपी के इन दो नेताओं के अलावा सुप्रिया सुले, दिलीप वालसे पाटिल और जितेंद्र आभार समेत कई वरिष्ठ नेता इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय ने फिर से बीजेपी में जाने की घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से कहा कि वो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपने बेटे के उस बयान को भी गलत बताया कि उनका पता नहीं चल पा रहा है। रॉय ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से दिल्ली आया हूं, बीजेपी ने यहाँ मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। मुकुल रॉय ने कहा कि मैं अभी बीजेपी विधायक हूं और पार्टी के साथ ही रहना चाहता हूं। मुकुल रॉय का फिर से बीजेपी में शामिल होने का फैसला टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव से पहले रॉय बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं में थे और विधायक भी बने, लेकिन पार्टी की सत्ता में ना आ पाने के बाद
वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। वहीं मुकुल रॉय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बता दें कि शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने की बात मुकुल रॉय कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब भी बीजेपी विधायक हूं। तो आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत दर्ज किए थे उस समय, लेकिन सत्ता में पार्टी नहीं आ पाई, जिसकी वजह से मुकुल रॉय ने वापस टीएमसी का दामन थामा और टीएमसी में शामिल होने के बाद अब एक बार फिर से उन्होंने टीएमसी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद एक बड़ा झटका टीएमसी को माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने की बात फिर मुकुल रॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने इन खबरों को नकार दिया है, जहां उनके बेटे की तरफ से कहा गया था कि मुकुल रॉय का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आपको बता दें कि मुकुल रॉय कोलकाता से इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली आए और यहाँ पर शाह और नड्डा से मुलाकात करने की बात उन्होंने कही है और साथ ही साथ कहा है कि बीजेपी ने मेरे लिए यहाँ सारी व्यवस्थाएं की हैं, मैं अभी भी बीजेपी का विधायक हूँ। शुभेंदु आपको बताते चले कि अधिकारी ने भी इस दौरान बड़ा बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त शारदा चिटफंड और बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर निशाना साध रही है। अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शारदा चिटफंड घोटाले मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जांच की मांग की है। इससे पहले भी उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री को खत लिखकर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से जारी एक ताजा नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारी ने एजेंसी की कार्रवाई को तत्काल और सक्रिय बताया था। दरअसल सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। हालांकि अभिषेक बनर्जी के ट्वीट के बाद फिर से एक नोटिस भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक इसे रोक दिया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीबीआई बहुत अच्छा और सक्रिय काम कर रही है। राज्य सरकार के इतने असहयोग के बावजूद एजेंसी त्वरित काम कर रही है। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा ने अधिकारियों से उनका फोन छीनने की कोशिश की और सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। इसके मद्देनजर सीबीआई की कार्रवाई सही है और ये जारी रहनी चाहिए, वरना ममता और उनके लोग सारे सबूत मिटा देंगे। उन्होंने आगे ये भी मांग की है कि केंद्रीय एजेंसियां कथित शारदा घोटाले मामले में ममता बनर्जी की जांच करें। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों से बुआ भतीजे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अधिकारी ने पूछा, सीबीआई के पास शारदा घोटाले के तहत ममता की जांच के लिए पर्याप्त सबूत है, लेकिन ये जांच नहीं कर रही है। अगर दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल से पूछताछ की जा सकती है तो ममता से क्यों नहीं की जा सकती। तो बता दें कि शुभेंदु अधिकारी का ममता के खिलाफ ये बयान आया है। ममता और उनके लोग सारे सबूत नष्ट कर देंगे। शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर राजनीति पश्चिम बंगाल में गरमाई हुई है और ममता और उनके लोगों पर जांच करने की बात कही जा रही है और साथ में कहा जा रहा है कि जब केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है शराब मामले में, तो ममता बनर्जी से क्यों पूछताछ नहीं हो सकती है। शारदा चिटफंड और शिक्षक भर्ती घोटाला मामला इस दौरान पश्चिम बंगाल में गर्म नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार टीएमसी पर निशाना साध रही है। अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने शारदा चिटफंड घोटाले मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जांच की मांग की है। इससे पहले भी उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री को खत लिखकर सीएम ममता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से जारी एक नोटिस में प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारी ने एजेंसी की कार्रवाई को तत्काल और सक्रिय बताया। दरअसल सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सीबीआई बहुत
अच्छा और सक्रिय काम कर रही है। राज्य सरकार के इतने सहयोग के बावजूद एजेंसी त्वरित काम कर रही है। टीएमसी विधायक के जीवन कृष्णा साहा ने अधिकारियों से उनका फोन छीनने की कोशिश की और सबूत नष्ट करने की कोशिश इस दौरान की गई। उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों से बुआ भतीजे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग इस दौरान की गई है और साथ में ये भी कहा है कि अगर दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल से पूछताछ हो सकती है तो ममता बनर्जी से पूछताछ क्यों नहीं हो सकती। अतीक अशरफ की हत्या के बाद पुलिस के सामने कई अनसुलझी कड़ियां हैं जिनका पता लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस की टीमें मशक्कत कर रही हैं। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी लवलेश, सनी और अरुण का नाम सुंदर भाटी और लॉरेंस जैसे गैंगस्टरों से जुड़ रहा है। साथ ही ये तीनों प्रयागराज पहुंचने से पहले दिल्ली में मिले थे, लेकिन उनकी ये मुलाकात किसके इशारे पर हुई, उनके पास तुर्की मेड जिगाना पिस्टल कैसे पहुंची, इन सवालों के जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिल सकी हैं। जानकारी के मुताबिक एसआईटी तीनों हत्यारों को लेकर प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। आपको बता दें, जांच के लिए गठित एसआईटी टीम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अतीक अशरफ की हत्या के इन तीनों आरोपियों को तलब करने की मांग की है। बताते चले कि माफिया अतीक और अशरफ का खात्मा महज 40 सेकंड के अंदर हो गया था। प्रयागराज में मेडिकल के लिए कॉल्विन अस्पताल ले जाते वक्त सनी, लवलेश और अरुण नाम के 3 आरोपियों ने गोलियां बरसाकर अतीक अशरफ की हत्या कर दी थी। शूटआउट की जिस वारदात ने यूपी समेत पूरे देश को दहला दिया, उसकी अनसुलझी कड़ियों ने पुलिस की उलझनें और बढ़ा दी हैं। अब तक की तफ्तीश में इतना तो साफ है कि अतीक और अशरफ की जान लेने वाले आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण मौर्य शुरू से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों का एक दूसरे से मिलना और इस साजिश को सिरे तक पहुंचाना पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। इसके अलावा वारदात को अंजाम देने का तरीका भी हैरान करने वाला है। यही वजह है कि पुलिस को शक है कि ये वारदात सिर्फ इन तीनों के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश जरूर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएनएक्स मीडिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम की 11 करोड़ 4 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने कहा कि जब्त की गई 4 संपत्तियों में से एक कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है, वो अचल संपत्ति है। बयान में कहा गया है कि कीर्ति के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक प्रोविजनल ऑर्डर जारी किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं और उनके आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने गिरफ्तार किया था। मामला आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मिले पैसों का है। इसे यूपीए सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में उनके पिता पी चिदम्बरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी मिली थी। अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। एक प्राइवेट कंपनी पंजाब के मनसा में 1980 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा रही थी। इसका जिम्मा चीन की एक कंपनी को दिया गया था। आरोप है कि ये प्रोजेक्ट लेट हो रहा था। काम को तेजी से कराने के लिए चीनी प्रोफेशनल्स को मनसा लाया गया। इनके लिए वीजा का इंतजाम चेन्नई के एक शख्स ने अपने कुछ साथियों की मदद से किया। इनमें नियमों की अनदेखी हुई और कुल 263 प्रोजेक्ट वीजा जारी किए गए। इतना ही नहीं, होम मिनिस्ट्री को इस प्राइवेट कंपनी ने एक लेटर लिखा और इन तमाम वीजा होल्डर्स को फिर से वीजा जारी करने की गुजारिश की। इसकी मंजूरी भी 1 महीने में मिल गई। आरोप है कि चेन्नई के एक व्यक्ति ने अपने सहयोगियों की मदद से 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी। आरोप है कि ये रिश्वत मनसा की प्राइवेट कंपनी ने मुंबई की एक कंपनी के फर्जी बिल के जरिए चेन्नई भेजी। सीबीआई ने मामले में 5 आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इनमें पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम, चेन्नई स्थित करीबी सहयोगी एस भास्कर रमन, पंजाब की निजी कंपनी के विकास मखरिया, मिसेस तलवंडी सावो पावर लिमिटेड, मानसा मिसेस बेल टूल लिमिटेड मुंबई शामिल हैं। इसके अलावा एक सरकारी अधिकारी और एक निजी कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच एजेंसी ने इनके नाम नहीं बताए हैं। बता दें, सीबीआई ने 2010-14 के बीच के इस मामले में नया केस दर्ज किया है। इसके बाद
मई 2022 में कीर्ति के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया जाएगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किए गए पुरस्कारों के मंगलवार को मुंबई में हुए ऐलान में पुरस्कृत शख्सियतों में मशहूर गजल गायक पंकज उदास और अभिनेत्री विद्या बालन का नाम भी शामिल है। बीते साल 6 अप्रैल को लता मंगेशकर के निधन के बाद इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी और पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। मुंबई में लता मंगेशकर के घर प्रभु कुंज में इस साल के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा हुई। इस दौरान यहाँ हृदयनाथ मंगेशकर और उषा मंगेशकर सहित पूरा परिवार मौजूद था। इस मौके पर इन पुरस्कारों की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया गया। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश और देश के लोगों को रास्ता दिखाया है या उनकी प्रेरणा बनी है। इसी के मद्देनजर इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा पंकज उदास और भारतीय संगीत में योगदान देने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। विद्या बालन को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। तो बता दें कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का ऐलान हो गया है। आशा भोसले को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा पंकज उदास और विद्या बालन का नाम भी इसमें शामिल है। इसकी घोषणा हो चुकी है और सबसे पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी को, जो प्रधानमंत्री, उनको दिया गया था। और आपको ये भी बताते चले कि लता मंगेशकर के निधन के बाद ये पुरस्कार देना शुरू किया गया है। इसके दौरान जो है उनके परिवार के जन भी मौजूद रहे जब इसका ऐलान किया गया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें काठमांडू के महाराजगंज में टीचिंग अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन अब उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। रामचंद्र पौडेल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। ऑक्सीजन स्तर में गिरावट के बाद 78 वर्षीय पौडेल को अस्पताल लाया गया। इससे पहले 2 अप्रैल को राष्ट्रपति को पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। राष्ट्रपति के चीफ एडवाइजर सुरेश चालीसे ने कहा था कि रामचंद्र पौडेल ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की थी। उस समय भी उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया था। मार्च में ही रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वो नेपाली कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। पौडेल ने राष्ट्रपति चुनाव में 33,802 चुनावी वोट हासिल किए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेमवांग मात्र 15,518 चुनावी वोट ही हासिल कर पाए। राष्ट्रपति चुनाव में 18,284 वोटों के भारी अंतर से रामचंद्र पौडेल ने जीत हासिल की थी। नेपाल के चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में संघीय के 313 सदस्यों ने चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया। इसके अलावा प्रांतीय असेंबली से भी 518 सदस्यों ने भी चुनावी प्रक्रिया में भाग लिया था। भारत में बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तेज धूप और गर्म हवा ने न सिर्फ इंसान बल्कि पशु पक्षियों को भी परेशान किया है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप लोगों के चेहरे झुलसाने लगी है। जैसे जैसे दिन बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में लू चलने की आशंका जताई है। लगातार कुछ दिनों से ज्यादातर प्रदेशों में गर्म हवाएं चल रही हैं। कुछ राज्यों में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। अप्रैल महीने में ही जून वाली गर्मी के साथ कड़ी धूप और गर्म हवा के झोंकों ने लोगों को आने वाले दिनों के लिए अलर्ट कर दिया है।
हालांकि मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान भी जताया है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से पारा चढ़ा हुआ है। सूरज की किरणें चेहरे झुलसा रही थी, लेकिन 19 अप्रैल को दिल्ली का मौसम सुहाना दिखाई दिया। तापमान में कमी आने के साथ वातावरण में ठंडक आई और ठंडी हवाएं चली। दिल्ली में 19 अप्रैल को बारिश होने के साथ साथ धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और हवा के साथ आंधी भी चल सकती है, जिससे लोगों की उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी गरज और चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।